एक्चुअली इस एज में रिजेक्शन फील करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो तुमने कभी कुछ रिजेक्शन फील, जब आपने रियांस में टैलेंट पहली बार नोटिस किया, क्या वो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट था या रेस्पॉन्सिबिलिटी का स्टार्ट था? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब रियांश 4th क्लास में था तो इनको स्कूल में एक होमवर्क दिया होते हैं, प्रेशर भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हम्म। समटाइम्स अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो वह प्रेशर बढ़ता है कि टीचर भी बोलते हैं कि बेटा आपको ये करना है, ट्रिनिटी का करना है। वेलकम टू रिवेंट द लाइफ स्टाइल। मैं हूं आपका लाइफ स्टाइल आर्किटेक्ट और आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड टैलेंट की। पर सिर्फ टैलेंट नहीं, उसके पीछे जो पेरेंटिंग है, डिसिप्लिन होता है और प्रेशर भी होता है। आज हमारे साथ एक यंग आर्टिस्ट है रियांश, जिन्होंने शॉर्ट मूवी में काम किया है, टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया है और एक वायरल मोमेंट क्रिएट किया है ओपन माइक से, और फिर म्यूजिक का सफर शुरू किया। वेलकम टू रिवेंट द लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस, आज ये अपने स्कूल बैंड के लीड गिटारिस्ट हैं, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के डिस्टिंक्शन होल्डर हैं, यंग म्यूजिशियन कंपटीशन विनर हैं और इतनी छोटी एज में मेट्रो और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म भी कर चुके हैं। नाइस, लेट्स अंडरस्टैंड, ये सिर्फ टैलेंट है या इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और पेरेंटिंग स्टोरी है? तो रियांश, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहला मोमेंट कब था जब आपको लगा कि आपको परफॉर्म करना पसंद है? तो पहले तो एक ओपन माइक था द्रप्ति दीदी का, तो फिर उसमें मेरे को बड़ा स्टेज फियर हुआ था, पर मैंने थोड़े बार ओवरकम भी करा। और फिर उसके बाद एक एकेडमी है, मैं रॉक ऑन, मैं उसमें जाता हूँ। तो उस बार उसमें फर्स्ट टाइम परफॉर्म करा था और मैंने वो जो पीपल है, लोग हैं, वो बहुत सपोर्टिव थे एंड पॉजिटिव थे मेरे परफॉर्मेंस की तरफ से। काफ़ी अच्छा है। मतलब ये नेचुरल इंटरेस्ट था या किसी ने पुश किया आपको? नेचुरल इंटरेस्ट था। वेरी गुड। शॉर्ट मूवी और टीवी ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसा था? नर्वस या एक्साइटिंग? थोड़ा नर्वस लग रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मूवी में मेरे को कुछ ऐसा बड़ा सा स्पीच बोलना था, पर थोड़ा से बस सेंटेंसेस बोलने थे। ओके, तो एक्चुअली इस एज में रिजेक्शन फील करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो तुमने कभी कुछ रिजेक्शन फील किए हैं और उसको कैसे डील किया है? हाँ, मेरे एनुअल डे अब भी बस ख़त्म हुआ है, नवंबर और दिसंबर में था। तो उसमें मैं बड़ी अच्छी सीनियर पोजीशन में था, मैं बैंड में था, अच्छे लीड पोजीशन था। पर फिर एक और बंदा आ गया था और फिर वो मेरी पोजीशन ले लिया था, तो फिर आई गॉट रिजेक्टेड अ लॉट इन दैट टाइम्स। तो फिर उसको आपने कैसे डील किया? तो पहले तो मैंने उसको बस सोचना बंद कर दिया और फिर मैं खुश भी होया कि इतनी बड़ी चीज़ में मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ। तो वो भी सोचा कि अच्छा क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है और इसमें सिर्फ रियांस की मेहनत नहीं है कि उसको डील कैसे किया, इसके पीछे इनकी पेरेंटिंग भी है जिसने इनको मोटिवेट किया उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। काफ़ी अच्छी बात है। तो जो आपका ओपन माइक वाला जो वायरल मोमेंट था, उसने आपकी लाइफ कैसे चेंज की? कि वो ओपन माइक में मैंने कर्ज प्ले करा था, बड़ा फेमस लाइन है वो, फेमस सॉन्ग है। तो उसमें लोग ने अच्छे से चीयर करा, बहुत चीयरफुल थे और बोले कि एक और बार प्ले करो। तो वैसा चेंज करा कि मैंने रियलाइज़ करा कि पीपल और लोग जो है वो मेरे को पसंद करते हैं। वेरी गुड। तो म्यूजिक का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? आपने गिटार ही चूज़ क्यों किया? तो पहले तो मैं 3-4 साल पहले 4th और 5th ग्रेड में मैंने गिटार चूज़ करा था। तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि होमवर्क था, कि सर ने कोई शीट दी और फिर बोल रहे कि ये करो, तो फिर मेरे को लगता था होमवर्क था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। और फिर मेरे को मतलब कोई सीखने का मेथड भी वैसा था। तो फिर उसके बाद 5th के समर हॉलीडे में मैंने सोचा कि हाँ चलो लेट्स पिकअप न्यू हॉबी। तो मेरे पास पहले से गिटार था, तो फिर मैंने वही पिकअप करा। वेरी गुड। स्कूल, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस कैसे हैंडल करते हो सब कुछ एक साथ? तो पहले तो मैं
हैंडल नहीं करता, स्कूल मेरे को हैंडल करता है। ओके। तो मतलब मैं तो गिटार को पहले लेता हूँ स्कूल से, पर आई ऑल्सो से दैट कि पर्पस होना चाहिए, मतलब ऐसे फॉर द सेक ऑफ डूइंग पढ़ाई नहीं करना चाहिए, मतलब आपको मज़ा आना चाहिए, वो अब आपको करना है कि कौन से वेज से करना है आपको। So rewind the lifestyle will teach you कि there are many other options and you have to choose your passion wisely and move ahead with it. तो टाइम मैनेज करना टफ लगता है या एंजॉय करते हो उसको? समटाइम्स एंजॉय करता हूँ, समटाइम्स थोड़ा टफ लगता है, पर गिटार में अच्छा लगता है टाइम मैनेज करना, पर फिर अब पढ़ाई के लिए पता नहीं कैसे, पर मुश्किल लगता है। ओह, दैट्स अ सीरियस कंसर्न। तो जब मूड नहीं होता प्रैक्टिस का तब क्या करते हो? पहले तो ये बोल लेता हूँ, प्रैक्टिस का मूड होता ही होता है। ओके। मम्मी को बोलना चाहिए कि प्रैक्टिस बंद कर भाई, पढ़ाई कर। फिर मतलब अगर ऐसे भी दिन होते हैं कि प्रैक्टिस, मतलब यू आर राइट कि सम प्रैक्टिस तो करता हूँ, मूड होता है, पर समटाइम्स ऐसे भी होता है कि डाउन हो जाता है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं जाती है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि सेम थिंग, उसको थिंक करना बंद कर देता हूँ। गुड। और फिर आई थिंक द हैप्पी थिंग्स कि मैंने क्या अचीव करा है। बिल्कुल। तो कभी कभी हमें ओवर थिंकिंग भी होती है और हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं गई या हम अच्छा प्ले नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वेयर द थॉट कम्स कि थोड़ा रुकना चाहिए, एक क्लैरिटी लानी चाहिए और उस पर फिर से काम करना चाहिए, जो रियांश ने काफ़ी अच्छे से किया है। तो एक रियल क्वेश्चन है, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होता है बचपन में? तो पहले तो एक रूटीन रखना चाहिए डिसिप्लिन का। तो पढ़ाई भी बैलेंस रहनी चाहिए, गिटार भी बैलेंस रहना चाहिए, मतलब जो भी पैशन है आपका, म्यूजिक हो, डांस हो, जो भी हो, तो सारा बैलेंस रखना चाहिए पढ़ाई के साथ, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा आपकी जर्नी में? तो पहले तो मम्मी ने बहुत मेरे को मोटिवेट करा है, और पहले तो मेरे पापा पहले गिटारिस्ट थे, और फिर मेरे दादी भी सितार प्ले करते थे। वाओ, मतलब आपके डैडी भी गिटार बजाते हैं? हाँ, सो मतलब ही हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस? नहीं, मतलब अभी तो नहीं बजाते, पर पहले बजाते थे। अच्छा, तो इट्स कॉल्ड एज अ जनरेशन से आया है आपके अंदर वो टैलेंट, जीन्स है। तो गुड। पहले तो जब फर्स्ट ओपन माइक था तो फिर बहुत मतलब डर लग रहा था मेरे को, तो फिर मम्मी और पापा ने इतना मतलब मोटिवेट करा, और मतलब मेरे पैशन को सपोर्ट भी करते रहे मेरे को। ओके। तो सपोर्ट और प्रेशर के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो आप? पहले तो मतलब उतना प्रेशर भी नहीं होता है मेरे को, पर समटाइम्स होता है। अभी लेवल पे आके मेरे को प्रेशर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पा रहा हूँ। पर पहले होता था कि मतलब थोड़ा स्टेज फियर होता था, तो मैं बस थिंकिंग स्टॉप कर देता था, और फिर मतलब थिंकिंग रोकना था, और फिर समझना था कि मम्मी के सामने बजा रहा हूँ। दैट्स गुड। ट्रिनिटी डिस्टिंक्शन, कॉम्पिटिशन्स, अवार्ड्स, इतने अचीवमेंट्स, प्रेशर बढ़ता है या कॉन्फिडेंस? तो दोनों बढ़ते हैं, प्रेशर भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। समटाइम्स अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो फिर प्रेशर बढ़ता है कि टीचर भी बोलते हैं कि बेटा आपको ये करना है, ट्रिनिटी का करना है, तो प्रेशर बढ़ता है। पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो फिर दूसरे एग्जाम के लिए भी अच्छे, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके। तो सक्सेस कभी कभी फियर भी क्रिएट करता है, अब नेक्स्ट क्या, रिलेट किया है कभी? हाँ, मेरा सक्सेस पूरा मतलब 5th के समर हॉलीडे के बाद पूरा सक्सेस एक्सप्लोड हो गया। मतलब कि इतना राइज होके तो फिर मतलब जल्दी से हमने कर दिया था परफॉर्मेंसेस, तो फिर वो मतलब प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा था। ओके। और आपका रन एंड राइड एम्बेसडर जो है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, अच्छा लगा मेरे को कि मैं एम्बेसडर बना हूँ, और फिर वो पोस्टर होता है तो फिर उस पर पिक्चर मेरे पिक्चर बने हैं कि ये मैं एम्बेसडर हूँ मैं। दैट्स गुड। तो इतनी छोटी सी उम्र में रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करते हो? रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हार्ड भी होती है, थोड़ी इजी होती है। गिटार के लिए ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए इजी होती है, पर पढ़ाई के लिए भी हाँ ठीक से चलती है कि मैनेज भी हो पाता है मेरे से। अच्छा, आपके फ्रेंड्स एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, राइट, और आप इतना परफॉर्म करते हो, कभी मिस आउट फील करते हो?
नहीं, पर मैं सब लोग को बोलता हूँ कि स्कूल के सिलेबस के ऊपर मत जाओ, मतलब कि वो ही मत फॉलो करके रहो, मीनिंग लाइक सिलेबस ओरिएंटेड मत रहो। ओके, तो मतलब उनको भी एक्सप्लोर करनी चाहिए चीज़ें, अपने टैलेंट्स को जानना चाहिए, राइट। पर वो डिपेंड होता है कि कौन सा मतलब पर्सन है वो। तो बैलेंस बिटवीन नॉर्मल चाइल्डहुड और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी टफ होता है? नहीं, टफ तो नहीं होता है। सो यू आर टेकिंग इट लाइटली कि ये मेरा एक नॉर्मल चाइल्डहुड है? नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, पर डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है। ओके, तो चलिए रैपिड फायर हो जाए। हाँ। जल्दी जवाब देना है। हाँ जी। स्टेज या क्लासरूम? हाँ, स्टेज या क्लासरूम? मतलब चॉइस बोल दो। हाँ, चूज वन। स्टेज। ओके, गिटार या एक्टिंग? गिटार। प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस? प्रैक्टिस। गुड। स्कूल फ्रेंड्स या ऑडियंस क्लैप्स? स्कूल फ्रेंड्स। नर्वसनेस या एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट। जीत या सीख? सीख। स्ट्रिक्ट रूटीन या फ्री फ्लो? स्ट्रिक्ट रूटीन। पेरेंट्स का पुश या सेल्फ मोटिवेशन? दोनों। गुड। फेम या पैशन? पैशन। कंट्रोल या एंजॉयमेंट? एंजॉयमेंट। आंसर सिंपल है, पर जर्नी उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। हर टैलेंटेड बच्चे के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं होता, एक एनवायरनमेंट होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है और एक माइंडसेट होता है। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ गाइड करना नहीं, बैलेंस क्रिएट करना भी होता है। और बच्चों के लिए टैलेंट तभी ग्रो करता है जब उसमें डिसिप्लिन और एंजॉयमेंट दोनों हो। याद रखिए, बचपन को रश मत कीजिए, नर्चर कीजिए। पेरेंटिंग को ध्यान रखिए और बच्चों का जो टैलेंट है उसको बाहर आने। मिलते हैं रियांश की मदर से कि पेरेंटिंग कैसे सपोर्ट करती है एक बच्चे को और एक नर्चर करने के लिए। टैलेंट खुद ग्रो नहीं होता, एनवायरनमेंट ग्रो करता है। प्रेशर और सपोर्ट के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने रियांश में टैलेंट पहली बार नोटिस किया, क्या वो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट था या रेस्पॉन्सिबिलिटी का स्टार्ट था? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब रियांश 4th क्लास में था तो इनको स्कूल में एक होमवर्क दिया गया कि पानी मतलब वाटर सेविंग के ऊपर इनको एक ऐसे लिखना था। तो जब मैंने इससे खुद पूछा कि पानी कैसे सेव करते हैं, तो रियांश का पहला क्वेश्चन था कि पानी सेव करना ही क्यों है, हमारे पास तो बहुत सारा पानी है। राइट। तो फिर मैंने इससे पहला क्वेश्चन किया कि अच्छा, आपको क्या ये पता है कि पानी कहाँ से आता है? हाँ हाँ पता है, नल में से आता है। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ गड़बड़ है। तो फिर जब ये पीछे का बैकग्राउंड ही जिसे हम कहते हैं नील बटे सन्नाटा है, तो फिर ये आगे कैसे बढ़ता था। मैंने बोला नहीं, फिर अब तो ये रटने वाली बात है, ना ये खुद लिख पाएगा ना समझ पाएगा। अगले ही दिन फिर मैंने इसको मैंने सोच लिया कि नहीं, इसको मैं ऑन द ग्राउंड लर्निंग ही कराऊंगी, तभी इसको रियल चीज़ समझ में आएगी। और स्कूल में भी जब इनको ऐसे टॉपिक्स आते हैं, SDG या यूनाइटेड नेशंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे देखा कि बच्चे आमतौर पे बच्चे रटना शुरू कर देते हैं। तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जब आपकी एक्चुअल लर्निंग ही नहीं है, आपको ग्राउंड लेवल ही नहीं पता है, तो फिर आप कैसे उस चीज़ को समझ पाएंगे या लिखेंगे। तो फिर उसके बाद से मैंने देख लिया कि नहीं, कम्युनिटी सर्विस, क्लाइमेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ें लर्न करने के लिए। और तब से फिर हम ऑन द ग्राउंड जाकर ही लर्न करते हैं। स्कूल में ये जितना देता है उसका एक्चुअल ये ग्राउंड पे देता है। जब हम सैटरडे संडे या फिर समर वेकेशन या हॉलीडेज पे हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या जो आजकल के टाइम पर कि करके देखना तब आप पढ़ना। तो जब आप हाथ से करोगे, खुद करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि रियल लर्निंग क्या है। तो ये एक शौक से शुरू हुई स्टोरी है और उसके बाद नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप उन्हें एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देती हैं जी, कि वो एक्सपेरिमेंट करे और उससे लर्न करे इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द बुक्स। ठीक है, जो रियलिटी है, रियल फैक्ट्स हैं, आप वो चीज़ें बताती हैं। तो आपके लिए एक टैलेंटेड बच्चे को रेज करना ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? उसको पुश करना है या उसको प्रोटेक्ट करना है? देखिए, दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। एट टाइम्स
क्योंकि हमको अब ये जो जनरेशन है ये पुश और प्रोटेक्ट से भी नहीं चल रही है। अगर हम पुश करेंगे तो इनके पास ये क्वेश्चन होता है वाई, और अगर हमने कि हमको आप पुश क्यों कर रहे हो, और अगर हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं तो ये एकदम मतलब बेबी फीडिंग वाला स्टेप हो जाता है। तो हमको बहुत ऑर्गेनिकली करना पड़ता है कि हमको सिर्फ दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ें अवेलेबल है, इसमें आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। तो एट टाइम्स वी हैव टू गिव दैट एनवायरनमेंट, और हमको अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है, इससे आपका इम्पैक्ट क्या है। ये चीज़ें जब तक बच्चे को नहीं समझ में आएगी तब तक वो पॉसिबल नहीं है। तो इसे के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब रियांश का मूड प्रैक्टिस करने का नहीं होता जी, एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहना चाहता है वो, तो आप कैसे हैंडल करती हो उस चीज को? देखिए यही चीज़ आती है कि एक पेरेंट को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऐसे बहुत सारे दिन जाते हैं जब ये बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो मुझे इसके ये फिल्टर करना पड़ता है कि ये अभी किस मूड में है और किस टाइम पे ये प्रोडक्टिव रहेगा। मैंने ऐसा बहुत बार भी देखा है, जो मैंने अपनी पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज की है कि 4 घंटा मैच करके इसका एक्चुअल में कितना प्रोडक्टिव हुआ, तो वो मैंने देखा कि वो 15 मिनट भी काम के नहीं थे। लेकिन कई बार मैंने उन चीज़ों को फिल्टर जब करा तो इसने सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाई करके 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाली। तो फिर मैंने वो चीज़ उसको उस कैलकुलेशन से रखा कि जब इसका जो राइट चीज़ का मूड है तो उसको वही करने दिया जाए। प्लस एक म्यूज़िक को एक थेरेपी की तरह यूज़ किया है कि चाहे आप पढ़ रहे हो तो भी आप एक म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड रहते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जी, एक पेरेंटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे का मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और उसकी प्रोडक्टिविटी किस फील्ड में है, वो क्या करना चाहता है, उस चीज़ पर भी ध्यान दें। अवेयर रहें कि आपका बच्चा कैसे ग्रो करना चाह रहा है। तो सपोर्ट और प्रेशर के बीच में एक थिन लाइन होती है, आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो प्रेशर फील ना करें? आई थिंक अभी तो मैं इस चीज़ में स्टिल लर्न कर रही हूँ। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल फेज़ है, स्पेशली जब अब ये टीनेज में एंटर हुआ है तो ये खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, चाहे इसको म्यूज़िक है या बुक्स रीडिंग है या हैबिट्स है या इवन आर्ट्स है। ये खुद अभी इसको नहीं पता है और इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग फेज़ है, लेकिन जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इसको सपोर्ट करते हुए चलना है। तो लेकिन आई थिंक हाँ, कुछ बेबी स्टेप्स लेने पर ही हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि पेरेंटिंग की आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी देखा, जहाँ पे शशांक जी ने बताया था कि एक पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं और उसको देखें। तब तक हम रियांश की मदर से और बातें करते हैं कि आज के पेरेंट्स के लिए अगर आप एक एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी जब उनका बच्चा किसी टैलेंट में इंटरेस्ट दिखाता है? देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं कि बच्चा टैलेंट में इंटरेस्ट दिखाए और ना दिखाए, दोनों चीज़ों में पेरेंट का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि आजकल के पेरेंट के लिए एक चैलेंजिंग भी है। जब दोनों पेरेंट वर्किंग हैं तो वो अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉब्ली एक क्वालिटी टाइम को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चे के इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट दोनों, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है उसका भी ध्यान रखा जाए, ताकि एक जो मेंटल हेल्थ जिसे हम कह रहे हैं ये आजकल के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को जो पैशन है उसको एक थेरेपी की तरह यूज़ किया जाए। तो आपको कैसा लगा कि जब रियांश के फादर, जैसा रियांश ने बताया कि वो गिटार बजाते थे, उनकी ग्रैंड मदर जो सितार प्ले करती थी, तो आपको कैसा फील होता है जब इतना म्यूजिकल एनवायरनमेंट आपके आसपास होता है? ये तो एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, और मतलब हर चीज़ जब हम इसको म्यूज़िक से कनेक्ट करके रखते हैं तो एक प्रोडक्टिविटी हमेशा बाहर ही आती है। फिर वो चाहे इवन कई बार खाने का टाइम हो या सोने का भी टाइम हो, तो वो म्यूज़िकल वे जिस तरीके से हम अपनी रूटीन में रखा है, इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। तो म्यूजिक थेरेपी इज अ बेस्ट डिसीजन इन अ लाइफ विच यू शुड आल्सो टेक। तो हर टैलेंटेड बच्चे के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं होता, एक माँ का पेशेंस होता है, एक पेरेंट का बिलीफ होता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाए। आज रियांश की जर्नी ने हमें ये समझाया
कि बच्चे को शेप नहीं करना होता, उसे समझना होता है। अगर आप पुश करोगे तो शायद वो परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो ग्रो करेगा। जी बिल्कुल। पेरेंटिंग का रियल सक्सेस अवार्ड्स नहीं होते, बल्कि वो स्माइल होती है जो बच्चा प्रेशर के बिना देता है। मैं हूं आपका लाइफस्टाइल आर्किटेक्ट और ये था रिवाइंड द लाइफस्टाइल। याद रखिए, बच्चे को परफेक्ट मत बनाइए, उसे कॉन्फिडेंट बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर पॉडकास्ट। थैंक यू। दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिवाइंड द लाइफस्टाइल।